हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी साइकोलॉजी सीरीज की क्लास नंबर 4 में। और मैं कहूंगा आज क्लास नहीं, आज आप लोगों को हो गया धप्पा। आज हो गया जी आपके साथ सरप्राइज, और सरप्राइज है आपका आज का टेस्ट। हमने अभी तक 3 क्लासेस कंप्लीट की हैं जिसमें हमने 2 मेन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। पहला था आपका इंट्रो, जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी वो पढ़ाई थी मैंने आपको। और दूसरा था आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो भैया इन दोनों चैप्टर का आज होने वाला है आपका टेस्ट। टेस्ट में होंगे आपके 20 क्वेश्चंस, और 20 में से कितने आने चाहिए? मैं कह रहा हूं 20 आने चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक पूछ रहा हूं। तो अगर आप कहीं पर भी गलती करते हैं दैट्स मीन आपने ये जो वीडियोस है ना, ये 3 वीडियोस, इनको ध्यान से नहीं देखा है, और अगर देखा है तो इनके नोट्स अच्छे से आपने ध्यान से नहीं बनाए हैं। सो मेक श्योर आपके यहां पे 20 में से 20 आने चाहिए। अगर 19 भी आते हैं यानी कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि मैं आपसे एडवांस क्वेश्चन ही, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा। स्टार्टिंग इसी से करेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ के चले, ठीक है जी। सो आर यू रेडी फॉर इट? एक और चीज बता दूं, मैं आपको करीब 10 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के बाद। तो इस 10 सेकंड में आपको आंसर करना है, क्योंकि आंसर जो है वो 5 सेकंड तक ही आ जाएंगे, 10 तक तो जाएंगे ही नहीं आप, ठीक है। फिर भी मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 10 सेकंड दूंगा, और उसके बाद जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, जो उसका आंसर होगा, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई बताओ, आर यू रेडी? अगर आप लोग तैयार हैं, रेडी है, तो भाई बताओ कमेंट में नीचे करके, क्योंकि लाइव तो चलता नहीं है, तो रिकॉर्डेड होती है, तो आप अपने चेक करते रहना, बट नीचे जरूर बताइए कि क्या आप तैयार हैं आज के सरप्राइज टेस्ट के लिए। और इस तरीके के सरप्राइज टेस्ट ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को ही होंगे, वो मंडे को हो सकते हैं, वो ट्यूसडे को हो सकते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कभी भी हो सकते हैं। जो भी हमने कुछ पिछला पढ़ा है, मैं किसी भी दिन, महीने में, 10 दिन में, 2 महीने में, कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूं। और जितनी चीजें हम पढ़ते चले जाएंगे उतनी ही चीजें उस टेस्ट में ऐड होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट की 2 क्लासें पढ़ी हैं उसी में से टेस्ट लूंगा। जितना पढ़ा दिया, मान के चलो 20 वीडियो कंप्लीट हो गई, तो 20 की 20 वीडियो में से किसी भी दिन टेस्ट ले सकता हूं, ठीक है। जैसे आज 3 वीडियो हो गए, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, उनमें से ले रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करेंगे। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? मनोविज्ञान शब्द कहां से आया है? मनोविज्ञान शब्द जो है कहां से आया, किस लैंग्वेज से आया? लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक या इटालियन? बताओ भाई, जल्दी बताओ। फर्स्ट का आंसर ए है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी या फर्स्ट का डी? फटाफट आंसर करेंगे और उसके बाद मैं बता दूंगा, क्योंकि जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पक्का पता होगा कि भैया इसका आंसर है सी। जिन लोगों ने सी आंसर किया है वो सब सही है। ग्रीक वर्ड है साइकोलॉजी। ग्रीक के 2 वर्ड मैंने आपको बताया भी था, साइकी प्लस लोगस, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका साइकोलॉजी, जिसमें साइकी का मतलब क्या होता है? सोल या माइंड कह लीजिए आप, ठीक है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। दैट्स मीन स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। और मैंने आपको साथ साथ में यहां पे ये भी बताया था कि साइकोलॉजी की 2 और डेफिनेशन है। एक है आपकी स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, किसने कही थी? जो कि आपके संरचनावादियों ने दी थी, ठीक है। और दूसरी है आपकी स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। ये किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने, बिहेवियरिस्ट ने, ठीक है। तो ये यादें रखनी है। 3 डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। सबसे पुरानी डेफिनेशन साइकोलॉजी की, ग्रीक शब्दों से साइकी प्लस लोगस बनता है, जिसमें साइकी का मतलब है माइंड और सोल, और लोगस का मतलब है स्टडी, दैट्स मीन स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। उसके बाद आपके संरचनावादी जो थे, आपके स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे, उन्होंने कहा नहीं जी, पास्ट एक्सपीरियंस से मन को पढ़ा जा सकता है किसी के। और फिर व्यवहारवादी आए, वो ना तो स्ट्रक्चरलिस्ट से संतुष्ट थे, और ना ही आपका जो सबसे पुरानी डेफिनेशन है उससे संतुष्ट थे। वो कहते थे व्यवहार का अध्ययन, किसी के बिहेवियर का जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उससे किसी के मन को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया जी? ग्रीक हो गया। ग्रीक के 2 शब्द साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है साइकोलॉजी। चलिए, साथ साथ में मैं आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। पीपल एंड थिंग्स, इमोशंस एंड बिलीव्स, परसेप्शन एंड रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। लोग और चीजों में, भावनाओं और विश्वास में, धारणा और धर्म में, मन और व्यवहार में। जल्दी बता दो भाई, सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का ए है, बी है, सेकंड का सी आंसर है, या सेकंड का डी है? फटाफट एकदम से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे
क्या है नीचे, क्योंकि पढ़ते ही आपको आना चाहिए। अगर आपने हमारी तीनों क्लासेस बहुत अच्छे से ली हैं, पढ़ते ही आप आंसर करोगे। और अभी इसका आंसर तो मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में दिया है। हाँ जी, जिन लोगों ने आंसर किया है डी, मन और व्यवहार का अध्ययन, वो बिल्कुल सही है। माइंड एंड बिहेवियर, अभी जस्ट बात कर रहे थे हम बिहेवियर की, जो व्यवहारवादियों ने दी है, जेबी वॉटसन ने दी है, 1910 के आसपास आए थे वो लेके इस थ्योरी को, ठीक है। और उसके बाद माइंड, यानी कि वो तो पहले वाली सबसे, साइकी प्लस लोगस, दैट्स मीन साइके मींस सोल और माइंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जेबी वॉटसन और स्कीनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? वॉटसन और स्कीनर दोनों ने मनोविज्ञान के किस स्कूल में योगदान दिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, अभी इसके भी आंसर मैं दे चुका हूं आपको पहले। फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल कल्चर या बिहेवियरिज्म? प्रकायवाद, संज्ञानात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक या व्यवहारवाद? जल्दी जल्दी बता दो भाई, बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल एकदम फ्री का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए इसमें आपको। जल्दी जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, जिनका आंसर है 3 का डी, जिन्होंने 3 का आंसर दिया है डी, वो सब सही है। व्यवहारवाद में 1910, मैंने बताया अभी जस्ट पीछे आपको, 1910 में जेबी वॉटसन कहते हैं कि हमें एक नई स्टडी करनी चाहिए साइकोलॉजी में, क्योंकि नया एक अध्ययन करना चाहिए क्योंकि ना तो वो आपके संरचनावादियों से संतुष्ट थे और ना ही वो आपके फंक्शनलिज्म जो थे, विलियम, देखिए यहाँ पे जो फंक्शनलिज्म है ना, ये कब आया था? ये आया था आपका 1895 में। कौन लेके आया था इसको? विलियम जेम्स, है ना, विलियम जेम्स लेके आए थे, जो अमेरिका के थे। वो इससे भी संतुष्ट नहीं थे और वो आपके स्ट्रक्चरलिज्म से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए 1910 के आसपास वो कहते हैं कि यान पावलोव, वो यान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता होगा जो कुत्ते पे यान पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ऑब्जर्वेशन, उसमें बिहेवियर, उस कुत्ते का व्यवहार कैसा चल रहा था, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए 1910 के आसपास जेबी वॉटसन आपकी एक नई स्टडी लेके आते हैं साइकोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ठीक है। तो स्कीनर हो गए आपके, वॉटसन हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सब कौन है? इन्होंने किस में कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने सबने व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म में सपोर्ट किया अपनी स्टडी को। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। द बिहेवियरिस्ट रिजेक्ट्स इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज, अभी आपको पता होगा कि इंट्रोस्पेक्शन कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में यूज होता था, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आगे, इसलिए मैं अभी आंसर नहीं बता रहा इसका। व्यवहारवादियों ने आत्मनिरीक्षण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इट वॉज टू स्लो, बहुत धीरे थी ये चीज, ये जो मेथड था इंट्रोस्पेक्शन बहुत धीरे था। इट इन्वेडेड पीपल्स प्राइवेसी, इसने लोगों की निजता पर आक्रमण किया। इट येल्डेड टू मच डाटा, इससे बहुत अधिक डाटा प्राप्त होता था। या इट वॉज टू सब्जेक्टिव, यह बहुत व्यक्तिपरक था। ध्यान देना, मैंने पढ़ाई है ये चीज बहुत, कि इंट्रोस्पेक्शन को आने वाले टाइम में क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, बताओ भाई। 4 का ए होगा, 4 का बी होगा, 4 का सी होगा, या होगा 4 का आंसर डी। देखिए 10 सेकंड से ज्यादा मैं आपको समय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो आपको एकदम आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, जिन्होंने आंसर किया है 4 का डी, वो सब सही है। मैंने बताया था कि सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव टेक्निक जो है वो यूज की जाती थी, और इंट्रोस्पेक्शन को कहा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। उसके जो फैक्ट्स हैं वो वैलिड नहीं है, उसके फैक्ट्स जो है वो रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वैध नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव था, इसीलिए जो बिहेवियरिस्ट आए थे आपके 1910 में, जेबी वॉटसन वगैरह, उन्होंने इस मेथड को, इस टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इवैल्यूएशनरी साइकोलॉजी हैज इट्स रूट इन, विकासवादी मनोविज्ञान की जड़ें कहां हैं? बिहेवियरिज्म में, कलेक्टिविज्म में, फंक्शनलिज्म में या स्ट्रक्चरलिज्म में? व्यवहारवाद में, सामूहिकता में, प्रकारवाद में या संरचनावाद में? जल्दी जल्दी बताओ भाई। 5 का आंसर ए होगा, 5 का बी होगा, 5 का सी होगा या 5 का डी होगा। और ये चीज बहुत ध्यान से देनी है आपको, क्योंकि इस पे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था और पढ़ाया था। ये चीज मैंने बताई थी, ये चीज ध्यान से देना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इवैल्यूएशन कब हुआ, कब एकदम से, मतलब किस साइकोलॉजी, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को हम कहते हैं कि हाँ उसने सबसे पहले हमें सबसे अच्छी चीजें दी जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं,
जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी किसको माना जाता है कि वहां से हमने मेन साइकोलॉजी जो हम आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं वो उसे फॉलो कर रहे हैं। और बिल्कुल भाई, जिन लोगों ने आंसर दिया है 5 का सी, फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म को लाए थे। कब लाए थे विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म को? 1895। ये बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, 1895 में लाए थे। और इसी को सबसे पहला विकासवादी मनोविज्ञान कहा जाता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं, वो फंक्शनलिज्म को कही जाती है। क्यों कहते हैं जी हम फंक्शनलिज्म को? क्योंकि देखिए, वही पहला स्कूल था जिसमें कहा कि भाई ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसने संरचनावाद को, स्ट्रक्चरलिज्म को नकार दिया, ये कहते हुए कि आपकी जो स्टडी, आपका जो मेथड है, आपका जो एक्सपेरिमेंट करने का मेथड है, वो सब्जेक्टिव है, वो स्थिर नहीं है, वो वैध नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं है। पहली चीज तो ये आ गई यहां पे कि वो ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते थे। दूसरा, सबसे पहली बार उन्होंने लर्निंग, अधिगम जिसको आप पढ़ते हो, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो आप पढ़ते हो, चिंतन, थिंकिंग, विचारधारा, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी फंक्शनलिज्म में। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, सिगमंड फ्रायड emphasized the role of dash in shaping people's personality। फ्राइड ने लोगों के व्यक्तित्व को आकार देने में डैश की भूमिका पर जोर दिया। फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सिगमंड फ्राइड, आप सबको पता होगा सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? साइको एनालिसिस, है ना, साइको एनालिसिस पे काम किया था। कब किया था? 1990 में, 1900 में, सॉरी 1900 में, 1990 का 1900 में सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस को लेके आए थे, मनोविश्लेषणवाद को लेके आए थे। लेकिन उन्होंने इसमें क्या दिया, क्या बोला? फ्री विल पे जोर दिया, अनकॉन्शियस डिजायर्स पे जोर दिया, हार्मोन्स पे दिया, या ग्रुप इन्फ्लुएंस पे दिया? स्वतंत्र इच्छाएं, अचेतन इच्छाएं, हार्मोन्स या समूह प्रभाव? जल्दी बताओ भाई। 6 का ए है, 6 का बी होगा, 6 का सी होगा, या 6 का आंसर होगा डी? फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये देखते रहो कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही। मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जिनके 20 में से 20 आएंगे। इनका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने हमारी जो 3 वीडियो हैं वो बिल्कुल अच्छे से देखी है। और भाई जिसने आंसर दिया है इसका बी, वो सब सही है। अनकॉन्शियस डिजायर्स, अचेतन इच्छाएं, मैंने बताया था अगर आदमी का दिमाग ये पूरा है तो हमारी जो कॉन्शियस डिजायर्स होती है वो सिर्फ 10% होती हैं। कॉन्शियसनेस कितनी है हमारी? 10%। और ये अनकॉन्शियसनेस जो है 90% से जो दबी रहती है हमारे मन में। काफी सारी चीजें हम सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं जो हमें एकदम से याद आ जाती है। जैसे मुझे किसी से पैसे लेने हैं, एकदम से याद आ गए उसे देखते ही। बहुत सारी चीजें। और कुछ चीजें होती है जो अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई हैं, बिल्कुल। डर लगना ऊंचाई से, पानी से, XYZ, कुछ भी जो बिल्कुल अनकॉन्शियस, बिल्कुल दबी हुई है नीचे, तो ये हमारी 90% होती है। और जब हम मनोविश्लेषणवाद को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश वॉज टू स्ट्रक्चरलिज्म एज डैश वॉज टू फंक्शनलिज्म। यही सिंपल सा पूछा है भाई, संरचनावाद से कौन जुड़े हैं, प्रकारवाद से कौन जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला जो नाम होगा वो संरचनावाद से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा जो नाम होगा वो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद से जुड़ा होना चाहिए। बताइए भाई, वुंट टिचनर, वुंट जेम्स, जेम्स टिचनर, मिलर थॉम्सन। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? 7th का आंसर क्या होगा? 7th का ए, 7th का बी, 7th का सी, या 7th का डी? फटाफट आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर होगा? 7th का एकदम आना चाहिए। और भैया जिन्होंने आंसर दिया है बी वो सही है। विलियम वुंट और विलियम जेम्स जो है, विलियम वुंट आपके स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद से जुड़े हुए हैं। 1879 में उन्होंने सबसे पहले जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। और उसके बाद 1895 में विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म पे काम किया था, उस पे काम करना शुरू किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। Which of the following was most closely associated with the structuralist school of psychology? निम्न में से कौन मनोविज्ञान के संरचनावादी स्कूल से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था? बताओ भाई, टिचनर, जेम्स, विलियम, डेस्कार्ट्स या वॉटसन, जेबी वॉटसन। इनमें से कौन सा नाम जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा हुआ था? स्ट्रक्चरलिस्ट थे बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए थे। बताओ भाई, बहुत सिंपल है, ये भी कई बार बताया मैंने आपको। बताओ, 8 का ए होगा, 8 का बी होगा, 8 का सी, या 8 का होगा आंसर डी? फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बिल्कुल, जिन्होंने आंसर किया है ए वो बिल्कुल सही है। देखिए यहां पे एक चीज और जोड़ देता हूं,
एडवर्ड बी टिचनर, उन्होंने एक्चुअल में ज्यादा काम किया है। अगर आपका स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद की अगर बात की जाए तो एडवर्ड बी टिचनर जो है उन्होंने ही एक्चुअल में ज्यादा काम किया है। और ये वर्ड स्ट्रक्चरलिज्म, इसका भी फर्स्ट टाइम जो प्रयोग किया गया था, फर्स्ट टाइम जो उसका यूज हुआ था वो एडवर्ड बी टिचनर के द्वारा ही हुआ था। उससे पहले जो आपके विलियम वुंट थे वो तो इसको क्या बोलते थे, जल्दी से बताओ नीचे। एक और क्वेश्चन मैंने साथ साथ में पूछ लिया और इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। विलियम वुंट स्ट्रक्चरलिज्म को क्या बोला करते थे पहले जब उन्होंने 1879 में शुरू किया था, जल्दी से नीचे बताओ, वो भी मैंने बताया था आपको। इसका आंसर हो जाएगा जी एडवर्ड बी टिचनर, दैट्स मीन ए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9th, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हुज गोल वाज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस वाज कॉल्ड। अब यहां ध्यान देना है आपको, बेसिक एलिमेंट्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाई थी ये चीज मैंने। मनोविज्ञान की वह पाठशाला जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्वों की पहचान करना था कहलाती है। बताओ भाई, एक्सपेरिमेंटलिज्म, डुअलिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, अनुभववाद, द्वैतवाद, प्रकारवाद या संरचनावाद। ध्यान देना है यहां पे बेसिक एलिमेंट्स एक्सपीरियंस, इस चीज पे ध्यान देना है और फिर आंसर करना है। जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। 9th का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या होगा डी। बिल्कुल, जिन लोगों ने आंसर किया है भैया डी वो सब सही है। संरचनावाद सबसे पहला स्कूल, जिसको फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, उन्होंने कहा कि भैया आपका एम्फेसाइज, आपका ध्यान जो है वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइंड, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस पर होना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, अगर यहां पे आपका बेसिक एलिमेंट्स की जगह बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ जाता, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ जाता, तब भी इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, कई बार बताई थी जब मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरलिज्म किस पे काम करता है, कि हमारे दिमाग में छोटे छोटे चैम्बर्स हैं अलग अलग, जो हर काम को करने के लिए बनाए गए हैं, हर चीज के, हर फीलिंग्स के अलग हैं, सब चीजों के अलग हैं, ठीक है। और फंक्शनलिज्म में यही चीज हुई कि वो फंक्शन कैसे करते हैं, यही बेसिक डिफरेंस था। वो सब्जेक्टिव थे, ये ऑब्जेक्टिव आ गए थे, वो इंट्रोस्पेक्शन पे काम करते थे, और ये कौन सी उस पे काम करते थे, ये करते थे ऑब्जर्वेशनल, व्यवहारवाद, व्यवहार इनके लिए अवलोकन विधि जो है उस पे ये काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 10th, वुंट्स प्राइमरी मेथड ऑफ रिसर्च वाज, वुंट की शोध की प्राथमिक विधि क्या थी। वुंट कौन थे, वुंट ने क्या शुरू किया था 1879 में, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तो संरचनावाद का मेथड ऑफ रिसर्च क्या था, ऑब्जर्वेशनल था, ऑटोनोग्राफी था, इंट्रोस्पेक्शन था या लेजनिंग था। बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर करो। अवलोकन था, ऑटोनोग्राफी था, अंत निरीक्षण था या घाव था। जल्दी आंसर करेंगे। 10th का ए है, 10th का भी है, ये पढ़ते ही आना चाहिए आपको, इसमें तो समय ही नहीं लगना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लियर की थी चीजें जी। बिल्कुल, 10th का आंसर जिसने दिया इंट्रोस्पेक्शन, अंत निरीक्षण, वो सही है। वो सब क्या है, अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहां पे यूज किया गया, विलियम वुंट के आपके स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद में। और अगर बात करें ऑब्जर्वेशनल मेथड, अवलोकन विधि, वो कहां यूज हुई थी, वो आपकी हुई थी फंक्शनलिज्म में स्टार्ट, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको सारी क्लियर की हुई थी। इंट्रोस्पेक्शन क्या था, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या था, ऑब्जेक्टिव मेथड। ये वैध और रिलायबल नहीं था, ये फिर भी थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर की हुई है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी नहीं है। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी नहीं है, बताओ भाई फटाफट। इसका आंसर तो मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले जब मैं व्यवहारवाद पे बात कर रहा था। अब एक्सप्लेनेशन में भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, वो भी चीजें पता लग जाती हैं आपको। जल्दी बताओ, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर या मैस्लो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई 11th का फटाफट। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा जी। बिल्कुल, 11th का आंसर जिसने किया डी वो सब सही है। अब्राहम मैस्लो जो हैं वो तो मानवतावादी थे, मानवतावादी थे, ठीक है, मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट थे वो। किसके साथ साथ, वो आगे और बताऊंगा क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए दूसरा नाम मैं भी ले नहीं रहा हूं, वरना फिर आपको आंसर पहले ही पता लग जाएगा। वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब बिहेवियरिस्ट थे। इनके साथ साथ में एक चौथा नाम और भी इंपॉर्टेंट है, इयान पावलोव। इन चारों का नाम याद रखना है आपको बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में। और आपके जो मैस्लो थे जिन्होंने नीड ऑफ हायरार्की भी दी हुई है, जिसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक आपने ऐसे देखा होगा
कि हम अपनी बेसिक नीड से स्टार्ट करके और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे नीड ऑफ हायरार्की में। वो आपके अब्राहम मैस्लो ने दी थी, और ये मानवतावादी थे, ह्यूमनिस्ट थे, ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट नहीं थे, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। टू काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टडी बाय बिहेवियरिस्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। बताइए, मैनिफेस्ट लर्निंग या लेटेंट लर्निंग, कॉन्शियस लर्निंग या अनकॉन्शियस लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे भाई। टू काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टडी बाय बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादियों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले दो प्रकार के अधिगम कौन से थे? फटाफट, हिंदी में अजीब अजीब से नाम लिखे हुए इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन है, अजीब सा आ जाता है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, 12th का आंसर बहुत ईजी है। 12th का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मोस्टली क्वेश्चन जो है मैं फैक्ट से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए ना 1 और 2, उनमें मोस्टली 80% क्वेश्चंस आपके फैक्ट रिलेटेड ही बनते हैं। तो जिस जगह से जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं वैसे ही पूछूंगा, ठीक है। तो भाई इसका आंसर है आपका ए, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द राइट आंसर। आपको बताया था मैंने कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो एन बाउलो ने की थी, उसी से प्रेरित होकर 1910 में व्यवहारवाद की खोज की गई थी, बिहेवियरिज्म की खोज की गई थी बाय जेबी वॉटसन, ठीक है। तो और उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आई आपकी स्किनर कबूतर वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, निम्न में से कौन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे? बताओ भाई, सिगमंड फ्राइड, जेबी वॉटसन, विलियम जेम्स या कार्ल रोजर। आंसर करो, 13th का क्या होगा? 13th का ए होगा, 13th का बी होगा, 13th का सी होगा, या 13th का होगा आंसर डी। ये तो मुझे लग रहा है आपको रट भी गए होंगे अब इनके नाम। और देखिए यहां पे यही फायदा है, यही फायदा है, जब आपको ये नाम भी रट जाएंगे ना, तो जो एक नंबर का क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं एग्जाम में, जो हम एक नंबर का क्वेश्चन ये गलत करके आते हैं एग्जाम में, वो हम दोबारा गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना पढ़ लेंगे हम चीजों को कि हमें पता लग जाएगा सिगमंड फ्राइड किससे जुड़े हुए हैं, जेबी वॉटसन किससे जुड़े हुए हैं, विलियम जेम्स कौन है, कार्ल रोजर कौन है, नाम भी रट जाएंगे आपको। और भैया 13th का आंसर जिसने दिया है डी, वो सब सही है। मैंने बताया था अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर, ये दो नाम याद रखने हैं जब हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट की, मानवतावाद की बात करते हैं जब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, तो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, ये दो नाम याद रखने हैं आपको मानवतावादियों में। बात करें सिगमंड फ्राइड की, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका साइको एनालिसिस। जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बात करें विलियम जेम्स की, विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म, दैट्स मीन प्रकारवाद को कब दिया था? 1895। बिहेवियरिज्म कब आया था? यह आया था आपका 1910 के पास, ठीक है। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड ने कब दिया था? 1900। ये सारे सन भी मैं साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूं, ताकि आपको ना ये चीजें बिल्कुल पक्की हो जाएं। एक क्वेश्चन में 10-10 फैक्ट्स, यही है भाई पढ़ने का असली मजा। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is not associated with Freud? सिगमंड फ्राइड, निम्न में से कौन फ्राइड से संबंधित नहीं है? इजी सिंपल क्वेश्चन, तोड़ दो भैया, फोड़ दो, आंसर बताओ फटाफट। 14th का ए होगा, बी, सी, डी, ईड, ईगो, शैडो या सुपर ईगो। इनमें से सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद से कौन संबंधित नहीं है? ईद, अहम, छाया, पराअहम। जल्दी जल्दी आंसर करो। और भाई जिन्होंने आंसर किया है 14th का सी, वो बच्चे हैं एकदम करेक्ट, क्योंकि शैडो से कोई मतलब नहीं है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का। इसमें ईद, ईगो, सुपर ईगो आती है। और बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए दिया था कि भैया 3 भाई हैं, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तीनों भाइयों में जमीन बंटनी होती है। तो ये जो ईद है ना, ईद वाला बंदा है इसको सब कुछ चाहिए। ईगो वाला कहता है नहीं जी सब बराबर बराबर बांट लेते हैं। और सुपर ईगो वाला कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संत आदमी है, कहता भैया मेरा भी इसे ही दे दो। तो मतलब जो प्रैक्टिकल आदमी है वो ईगो हो गया, जो एकदम जिसे सब कुछ चाहिए, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे सारी सुख सुविधाएं एकदम अभी चाहिए, वो ईद हो गया। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, वैल्यूज वाला बंदा है, वो हो गया आपका सुपर ईगो। इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे जब हम पढ़ाई करेंगे मनोविश्लेषणवाद की। क्वेश्चन नंबर 15। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिलीव्स इन हंगर, थर्स्ट, फ्री फील या स्लीप। मानववादी मनोवैज्ञानिक जो है उनका विश्वास है भूख, प्यास, स्वतंत्र इच्छा या नींद। इसमें से किस पर काम किया है? ये वर्ड प्रॉपर मैंने बताया था जब आपको मैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बता रहा था, तो ये वर्ड प्रॉपर बताया था। बताओ भाई 15th का ए होगा, 15th का होगा बी, 15th सी या 15th का आंसर है आपका डी। फटाफट आंसर करो, एकदम देखते ही कर दिया करो, टाइम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल जी, फ्री विल।
स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र इच्छा फ्री विल जहां आ जाए सीधा मानवतावाद पे चले जाओ आप एकदम, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर पे एकदम तुरंत पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि भैया ये कहते हैं कि आपके पास कुछ भी चीजें ना आप पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में नहीं होने चाहिए आप किसी के, है ना। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया अलग अलग जो आपके स्कूल्स थे कि उसमें ये कंट्रोल में था, उसमें ये कंट्रोल में, उसमें ये था, नहीं नहीं होना चाहिए। और ये 1950 के आसपास आए थे आपके, ठीक है, जो मानवतावादी आए थे 1950 के आसपास आए थे, बिल्कुल लास्ट में आए थे जाके। सेवेंथ साइकोलॉजी इनकी कहलाती है, फिफ्थ या सेवेंथ साइकोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। लास्ट का स्कूल जो है इन्हीं का था वो, और उसके बाद भी आए हैं चीजें, लेकिन हम 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी ही पढ़ते हैं। तो भैया फ्री विल जहां पे स्वतंत्र इच्छा की, आदमी को छोड़ दो, करने दो उसको जो कर रहा है, वहां पे हम बात करते हैं मानवतावाद की। क्वेश्चन नंबर 16, NBRC स्टैंड्स फॉर, बताओ भाई NBRC स्टैंड्स फॉर नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च साइट या नेशनल ब्यूरो ऑफ रो सेंटर। इनमें से क्या आंसर होगा? 16th का क्या होगा बताओ? 16th का A, 16th का B, 16th का C या होगा 16th का आंसर D। और भैया जिन्होंने आंसर लगाया 16th का B वो सब सही है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC कहलाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, When was the National Academy of Psychology found in India? भारत में नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में? जल्दी बताओ, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ऐसा लग रहा होगा जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है, जिन्होंने थोड़े से अपने नोट्स बना लिए होंगे कि सर ये क्या बच्चों के क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन भैया उनसे पूछो जिन्हें आंसर आते नहीं है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, DSSB के पेपर उठा के देख लेना आप, ये इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, फुल फॉर्म के ये पूछे हुए हैं कि यहाँ पे कब हुआ था, कब कब हुआ था, कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था। तो भैया जब हम बात करते हैं आपके नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की, और ये सारी चीजें NCERT में दी हुई हैं आपके, ऐसे के ऐसी उठाई हुई है मैंने वहां से। 1989 में स्टेब्लिश की गई थी आपकी नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो जिन्होंने आंसर किया 17 का भी वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18, Where is National Institute of Mental Health and Neuroscience located in India? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है भारत में? बताओ भाई, हैदराबाद में, दिल्ली में, बैंगलोर में या रांची में? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट आंसर करो। क्या होगा? 18th का A होगा, B होगा, C होगा या होगा D? फटाफट आंसर करके जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, समय नहीं लगाएंगे। और जिन्होंने आंसर दिया है इसका बैंगलोर, वो है सही, इसका आंसर है 18th का C, बैंगलोर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था बैंगलोर में स्टैब्लिश की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जल्दी जल्दी बताओ भाई। विलियम वुंट ने, जो कि संरचनावादी थे, विलियम जेम्स ने, जो आपके प्रकारवाद से रिलेटेड थे, सिगमंड फ्राइड, जो कि आपके मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड थे, या इयान पावलव, जो कि एक व्यवहारवादी थे? जल्दी बताओ, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने पब्लिश की? फटाफट आंसर करो। 19 का A होगा, B होगा, C होगा या होगा आपका D? और भैया जिन्होंने कहा है कि इसका आंसर है विलियम जेम्स, वो सब सही हैं। फंक्शनलिज्म जिन्होंने स्टार्ट किया था, जो फंक्शनलिज्म के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने आपकी ये बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ये बुक लिखी गई थी आपकी 1890 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। चलो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान की तीसरी शक्ति कौन सी है? फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमनिज्म या साइको एनालिसिस? फटाफट एकदम बताएंगे अभी। व्हाट इज द थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी? भाई जल्दी जल्दी बता दो, समय नहीं है, फटाफट बता दो जल्दी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने आंसर किया 20 का C वो सब सही है। मानवतावाद जो है, मानवतावादी जो है, वो आपके थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहे जाते हैं। आपकी पहली फोर्स क्या थी? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। सेकंड फोर्स साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। और थर्ड फोर्स आपकी ह्यूमनिज्म, मानवतावाद कही जाती है। ये तीनों फोर्स भी मैंने आपको पढ़ाई थी थर्ड वीडियो के स्टार्टिंग में, बिल्कुल ठीक है। सो दीज आर द
टॉप 20 क्वेश्चंस कहूंगा मैं। मेरे को जो अच्छे क्वेश्चंस लगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ से फैक्ट्स ही बनेंगे। अभी जब लर्निंग वगैरह आगे हम चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लाएंगे, बट इस जगह से इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जरूर पूछा जाता है कि फंक्शनलिज्म क्या है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म एग्जांपल्स दे के बताया। ह्यूमनिज्म फ्री विल जहां आ गया, स्वतंत्र जहां आ गए कि आदमी को स्वतंत्र कर दो, ठीक है। साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है, जिसमें आपकी ईड ईगो सुपर ईगो आती, सारी चीजें, सारे स्कूल बड़े तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देखो, और उसके बाद अगर ये 20 क्वेश्चन करके देखोगे ना, फिर देखना आपको कितने लल्लू पंजू लगेंगे। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं, जिसने 3 वीडियो नहीं देखी है, वो जो अब पढ़ के नहीं आया है, उनके 20 में से 10 नंबर बने होंगे, 10, 11, 12, वो भी 2-4 तुक्के के फंस गए होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इतने इजी थे कि बिना पढ़े आ जाए, वो तो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए। अब भाई नीचे बताओ मुझे फटाफट, 20 में से 20 कितने बच्चों के आए हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे नीचे फटाफट। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। 20 में से 20 कितने बच्चों के आए हैं और आपके कितने कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और आज रात से भाई आपका वो पोर्टल भी स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने हमारे KVS PRT के कोर्स में एनरोल नहीं किया है अभी तक, उन बच्चों के लिए हमारा पोर्टल फॉर 2 डेज जो 2 दिन का फ्री मिल रहा है, वो थोड़ा सा रात को होगा, 11 साढ़े 11 तक काम हो जाएगा उसमें। रीज़न ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, इतने हमने सोचे नहीं थे कि इतने बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। भाई हमारे लिए तो ज़्यादा ही हैं, 3000 प्लस बच्चे हो गए। 3000 बच्चों को देना मतलब कि इसमें मेरी भी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है लग रही है, क्योंकि हमें ऐप सर्वर वालों को भी एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, एक नंबर ऑफ अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो हम उन्हें पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भी अच्छे खासे इसमें पैसे लग रहे हैं, बट स्टिल मैंने आपको बोल दिया था, पहले नहीं सोचा था इतने लग जाएंगे, बट फिर भी जब मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस की थी वो निभा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़रूर देखो, 2 दिन आपके पास हैं, 2 दिन पूरा चीरफाड़ कर दो उसकी, जितना टाइम आपको मिले, और उस 2 दिन के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको हमारे KVS PRT के कोर्स में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अब कल रात को 9 बजे लाइव सेशन में, और उसके बाद संडे को, और फिर मंडे से फिर से अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, शुभ रात्रि।